इस डीप डाइव को शुरू करने से पहले ना मुझे ब्रिगम यंग का एक बहुत ही प्रभावशाली कोट याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि अगर एक पुरुष को सशक्त किया जाता है तो केवल एक व्यक्ति सशक्त होता है, लेकिन जब एक महिला को सशक्त किया जाता है तो पूरी पीढ़ी सशक्त होती है। बिल्कुल। और ये लाइन सिर्फ सुनने में अच्छी नहीं लगती, बल्कि ये एक बहुत गहरी सच्चाई है। आज की हमारी इस चर्चा का जो मेन मिशन है ना, वो इसी बात की गहराई तक जाना है। हाँ, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं कि इतिहास की किताबों को अलग रखते हैं और आज के जो मॉडर्न डेटा हैं लाइक क्राइम रिकॉर्ड्स या हेल्थ सर्वे, उनको बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। सही कहा। हमें लगता है कि आज जो भी चुनौतियां हैं वो सिर्फ आज के सिस्टम की वजह से है। पर इस डीप डाइव में हम ऐतिहासिक संदर्भों और आधुनिक डेटा जैसे NFHS 5 और NCRB की रिपोर्ट्स, इन सब को एक साथ जोड़कर देखेंगे। जड़ें असल में कहाँ छिपी हैं? ये जो पूरी ऐतिहासिक यात्रा रही है महिलाओं के अधिकारों की, वो कैसी रही है? एग्जैक्टली, क्योंकि ये जो जानकारी है ना, ये सिर्फ बोरिंग आंकड़े नहीं है। ये एक टूल है ये समझने के लिए कि हमारे समाज की संरचना कैसे काम करती है, और सबसे जरूरी बात, उसमें बदलाव क्यों जरूरी है। तो चलिए फिर इस टाइम ट्रैवल पर चलते हैं। जब मैं इस विषय से जुड़े ऐतिहासिक सोर्स पढ़ रहा था ना, तो मुझे ऐसा लगा कि भारत में महिलाओं के अधिकारों की जो यात्रा है वो किसी शेयर बाजार के ग्राफ जैसी रही है। शेयर बाजार का ग्राफ? मतलब वो कैसे? मतलब वैदिक काल में ऐसा लगता है कि महिलाओं के अधिकार अपने ऑल टाइम हाई पर थे, एकदम टॉप पर, और फिर धीरे धीरे उसमें गिरावट आती गई। ये कोई एक दिन में तो हुआ नहीं होगा ना। हाँ, ये शेयर बाजार वाली तुलना काफी दिलचस्प है, लेकिन शेयर बाजार अक्सर अचानक क्रैश होता है। यहाँ जो गिरावट आई वो बहुत ही धीमी और सोची समझी प्रक्रिया थी। अच्छा, तो शुरुआत कैसे हुई? अगर हम शुरुआती वैदिक काल की बात करें ना, तो समाज सच में काफी खुला हुआ था। हमारे पास लोपामुद्रा, घोषा और अपाला जैसी महिलाओं के उदाहरण हैं। मजे की बात यह है कि ये सिर्फ घर संभालने वाली महिलाएं नहीं थीं। इन्होंने बड़ी बड़ी दार्शनिक बहसों में हिस्सा लिया और वेदों के सूक्तों की रचना भी की। उस समय महिलाओं को उपनयन संस्कार की भी अनुमति थी। उपनयन यानी शिक्षा का अधिकार, है ना? बिल्कुल। और जीवन साथी चुनने के लिए स्वयंवर जैसी प्रथा थी। मतलब उनकी ऑटोनॉमी या स्वायत्तता काफी हद तक उनके अपने पास थी। यार, ये सच में हैरान करता है कि हजारों साल पहले इतनी आजादी थी, तो फिर ये ग्राफ नीचे आना कब शुरू हुआ? मतलब उत्तर वैदिक काल में ऐसा क्या बदल गया? इस बदलाव के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण था वो था अर्थशास्त्र और संपत्ति। जैसे जैसे समाज कृषि प्रधान होता गया, जमीन और संपत्ति का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया। हाँ, लॉजिकल है। तो जब संपत्ति महत्वपूर्ण होमे, तो उसे अगली पीढ़ी को सौंपने का सवाल आया। पितृसत्तात्मक व्यवस्था को ये पक्का करना था कि संपत्ति परिवार के अंदर ही रहे। वो तो इस वजह से कंट्रोल शुरू हुआ। एग्जैक्टली। महिलाओं की स्वायत्तता और उनकी गतिशीलता को कंट्रोल करना सबसे आसान तरीका लगा, और इसी को सही ठहराने के लिए स्त्री धर्म जैसी अवधारणाएं लाई गईं। मतलब धर्म और सामाजिक नियमों का इस्तेमाल किया गया उनको कंट्रोल करने के लिए। हाँ, और इसी स्त्री धर्म ने महिलाओं के संपत्ति के अधिकार छीन लिए और उनकी भूमिका सिर्फ घर और पति की सेवा तक सीमित कर दी। ये तो काफी डार्क है। और मैंने पढ़ा कि गुप्त काल आते आते तो स्थिति इतनी गिर गई थी कि 6 या 7 वर्ष की बच्चियों का विवाह होने लगा था। बिल्कुल। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं उस उम्र में उनकी शादी तय हो रही थी। और 510 ईस्वी में गोपराज नाम के सेनापति की पत्नी के संदर्भ में हमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य भी मिलता है। अरे बाप रे, सती प्रथा जैसी चीज की शुरुआत वहीं से हो गई थी। हाँ, और इसके बाद मध्यकालीन युग में तो चीजें और उलझ गईं। सुरक्षा का हवाला देकर पर्दा प्रथा और जौहर जैसी चीजें समाज में आ गईं। लेकिन उस समय कुछ महिलाएं थी ना जो इन नियमों को चुनौती दे रही थीं। बिल्कुल थीं। जैसे मीराबाई और अक्का महादेवी जैसी संतों ने अपने तरीके से इन सामाजिक मानदंडों को खुली चुनौती दी। लेकिन फिर जब ब्रिटिश काल आया तो एक बहुत ही अजीब विरोधाभास देखने को मिला। विरोधाभास? मतलब अंग्रेजों के आने से चीजें थोड़ी बेहतर नहीं हुई थी क्या? एक तरफ तो पश्चिमी शिक्षा आई, सावित्रीबाई फूले और पंडिता रमाबाई ने शिक्षा की अलख जगाई, ये बहुत पॉजिटिव था। हाँ बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार की जो औपनिवेशिक आर्थिक नीतियां थी ना, उन्होंने कुटीर उद्योगों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। ओह, तो जो महिलाएं घर से छोटा मोटा काम करके कमाती थीं, वो बेरोजगार हो गईं? एग्जैक्टली। वो आर्थिक रूप से और ज्यादा गरीब और पुरुषों पर निर्भर हो गईं।
तो एक तरह से शिक्षा तो मिलनी शुरू हुई, लेकिन जो थोड़ी बहुत आर्थिक आज़ादी थी वो भी छीन गई। ये जो पूरा ऐतिहासिक हैंगओवर है ना, ये आज भी दिखता है। बिल्कुल दिखता है। मतलब हमारे संविधान ने अनुच्छेद 14 और 15 के तहत सबको समानता दे दी, लेकिन मानसिकता का वो हैंगओवर आज भी शिक्षा और रोजगार के आंकड़ों में साफ झलकता है। सही कह रहे हैं। अगर हम स्टेम फील्ड की बात करें, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, तो ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है कि भारत में करीब 40% स्टेम ग्रेजुएट्स महिलाएं हैं। हाँ, जो कि वैश्विक औसत 35% से काफी ज्यादा है। एग्जैक्टली ये बहुत प्राउड फील करने वाला आंकड़ा है। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, जिसे हम लीकिंग पाइपलाइन कह सकते हैं। डिग्री मिलने के बाद रिसर्चर्स में उनकी संख्या सिर्फ 14% क्यों रह जाती है? वो लैब से गायब कहाँ हो जाती हैं? ये जो गायब होने वाली बात है ना, इसका सीधा कनेक्शन हमारे समाज के उसी पुराने नजरिए से है। वो गायब इसलिए होती हैं क्योंकि बाल विवाह और घरेलू काम का पूरा बोझ उन्हीं पर डाल दिया जाता है। अच्छा, तो अनपेड केयर वर्क की वजह से? हाँ, एनएसएसओ के सर्वेक्षण का एक डेटा है जो कहता है कि 15 से 29 आयु वर्ग की 50% से अधिक भारतीय महिलाएं न तो रोजगार में हैं और न ही पढ़ाई कर रही हैं। वेट, सीरियसली 50%? आधी युवा आबादी कुछ नहीं कर रही है? हाँ, क्योंकि वो घर के कामों में फंसी हुई हैं और समाज का जो नजरिया है ना कि विज्ञान और तकनीक तो पुरुषों का क्षेत्र है, ये रूढ़िवादिता महिलाओं को आगे बढ़ने ही नहीं देती। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ उन महिलाओं पर नहीं बल्कि पूरे देश पर पड़ रहा है। मैकिन्जी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के सोर्स बताते हैं कि अगर फुल जेंडर पैरिटी यानी पूर्ण लैंगिक समानता हो तो 2025 तक भारत की जीडीपी में $700 बिलियन का योगदान हो सकता है। बिल्कुल, हम जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड या जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं, ये उसका बहुत भारी नुकसान है। घरेलू जिम्मेदारियों का असमान बोझ और वर्कप्लेस पर सुरक्षा की कमी, ये चीजें उन्हें अवसरों से दूर कर देती हैं। और मुझे लगता है कि करियर में जो ये कंट्रोल है ना, वो सिर्फ लैब या ऑफिस तक सीमित नहीं है। यही कंट्रोल महिलाओं के अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े निर्णयों पर भी लागू होता है। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। शरीर पर अधिकार का मुद्दा बहुत क्रिटिकल है। हाँ, चलिए सरोगेसी के नए कानून की बात करते हैं। 21 के सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट ने कॉमर्शियल सरोगेसी को बैन कर दिया है और सिर्फ परोपकारी या ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी की अनुमति दी है। तो मेरा यहाँ एक सवाल है, व्यावसायिक सरोगेसी को बैन करके सिर्फ गिफ्ट के तौर पर सरोगेसी को अलाउ करना, क्या ये ऐसा नहीं है जैसे किसी से उसकी मेहनत का आर्थिक लाभ छीन लेना? क्या ये परोपकार के नाम पर महिलाओं की मोलभाव करने की क्षमता को खत्म नहीं करता? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। इस कानून के सोर्स हमें इसके दोनों पहलू दिखाते हैं। पॉजिटिव पहलू ये है कि ये गरीब महिलाओं को बिचौलियों के शोषण से बचाता है, जो उन्हें बेबी फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल करते थे। हाँ, शोषण रोकना तो जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन जो आलोचक हैं उनका तर्क है कि जब आप इसे सिर्फ एक परोपकार बना देते हैं तो आप उस महिला के शरीर की स्वायत्तता और चुनने के अधिकार को सीमित कर रहे हैं। मतलब 9 महीने का शारीरिक और मानसिक तनाव झेलने के बाद भी उसे आर्थिक मुआवजा नहीं मिलेगा? एग्जैक्टली। और इस कानून में एक और शर्त है कि 25 से 35 वर्ष की करीबी रिश्तेदार ही सरोगेट बन सकती है। तो इसका मतलब हुआ कि जो सिंगल लोग हैं या समलैंगिक जोड़े हैं, वो इस प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर हो गए। ओह, तो नीतियां सुरक्षा देने की कोशिश करती हैं, लेकिन अक्सर एजेंसी या स्वायत्तता छीन लेती हैं। इसी तरह का मामला मैंने प्रजनन अधिकारों में भी देखा। आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP एक्ट 2020 की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, जिसमें सुरक्षित गर्भपात की ऊपरी सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दी गई है। और अच्छी बात यह है कि इसमें अविवाहित महिलाओं को भी शामिल किया गया है। ये सच में एक बहुत प्रोग्रेसिव कदम था। लेकिन सोर्स में यह भी था कि 24 सप्ताह की सीमा अभी भी उन महिलाओं के लिए चुनौती है जिन्हें भ्रूण की विसंगतियों यानी मेडिकल एनोमलीज का बहुत देर से पता चलता है। हाँ, क्योंकि 24 हफ्ते के बाद अगर कुछ पता चलता है तो उन्हें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। मतलब उनके अपने शरीर का फैसला अब किसी जज या मेडिकल बोर्ड के हाथ में चला जाता है। ये तो बहुत तनावपूर्ण है। और जब हम शरीर और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो मुझे NFHS 5 का एक और डेटा याद आ रहा है जो लिटरली डरावना है। कौन सा डेटा? वो जिसमें बताया गया है कि 57% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं और 80% किशोरियां सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से हिडन हंगर या भूखमरी का शिकार हैं। और ये हिडन हंगर इसलिए नहीं है कि घरों में खाना नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि पोषण में भेदभाव होता है। परिवार में अच्छा और पौष्टिक खाना पहले पुरुषों को मिलता है और महिलाओं को बचा खुचा। और यही भेदभाव मासिक धर्म या पीरियड स्वच्छता में भी दिखता है।
आज भी 27% ग्रामीण महिलाएं अस्वच्छ तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। बिहार में तो सैनिटरी पैड्स के उपयोग की दर सबसे कम सिर्फ 59% है। ये स्वास्थ्य के बुनियादी अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। बिल्कुल। और इसी पीरियड की मुद्दे पर आजकल एक नई बहस छिड़ी हुई है। स्पेन, जापान और भारत में ज़ोमैटो जैसी कुछ कंपनियों ने पीरियड लीव यानी मासिक धर्म अवकाश देना शुरू किया है। हाँ, ये काफी चर्चा में है आजकल। लेकिन मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा है, अगर सरकार ये छुट्टी अनिवार्य कर दे तो क्या कंपनियों के मन में महिलाओं को नौकरी देने को लेकर कोई बायस या पूर्वाग्रह नहीं आ जाएगा? आपका ये डाउट बिल्कुल जायज है और विश्व बैंक के एक अध्ययन ने भी इसी बात को हाईलाइट किया है। आलोचकों का तर्क है कि अनिवार्य पीरियड लीव से बैकफायर हो सकता है। मतलब एम्प्लॉयर्स कहेंगे कि इन्हें तो एक्स्ट्रा छुट्टी देनी पड़ेगी, इससे अच्छा पुरुषों को ही हायर कर लो। एग्जैक्टली। इससे महिलाओं की हायरिंग और उनके प्रमोशन पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। तो ये एक ऐसा विरोधाभास है जहां नीतियां अच्छी नीयत से बनती हैं लेकिन उनका इम्पैक्ट उल्टा हो सकता है। समझ रहा हूं। तो अगर हम इन सब चीजों को कनेक्ट करें जी चाहे वो करियर में रुकावट हो, शरीर पर कंट्रोल हो या स्वास्थ्य की अनदेखी, जी जब समाज में महिलाओं को शारीरिक और आर्थिक स्वायत्तता नहीं मिलती जी तो उसका सबसे क्रूर परिणाम क्या होता है? उसका सबसे क्रूर परिणाम होता है हिंसा, चाहे वो जन्म से पहले हो या विवाह के बाद। बिल्कुल। और ये मुझे बहुत अजीब लगता है कि हम तकनीकी युग में जी रहे हैं, सब डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी समस्याएं अभी भी एकदम मध्यकालीन हैं। वो कैसे? हाँ, एक तरफ साइबर अपराध 24% की दर से बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ दहेज हत्याएं आज भी उसी रफ्तार से चल रही हैं। हम तकनीक में आगे बढ़ गए पर सोच वहीं अटकी है। ये बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन है आपका। आप बाल लिंगानुपात का ही उदाहरण ले लीजिए। 2011 की जनगणना में 0 से 6 वर्ष का बाल लिंगानुपात सिर्फ 919 था और पंजाब और हरियाणा जैसे जो आर्थिक रूप से संपन्न राज्य हैं वहां तो ये 850 से भी नीचे था। शॉकिंग है। और जबकि हमारे पास PCPNDT एक्ट है जो लिंग परीक्षण को गैरकानूनी बनाता है। हाँ, कानून है, लेकिन फिर भी अवैध क्लिनिक धड़ल्ले से चल रहे हैं क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या के पीछे की जो पेट्रियार्कल मानसिकता है वो आज भी कायम है। और शायद इसी मानसिकता को बदलने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं लाई गई थी। लेकिन जब मैंने इसका फंडिंग डेटा देखा ना तो मेरा दिमाग खराब हो गया। हाँ, वो डेटा काफी निराशाजनक है। मतलब सीरियसली, इस योजना का 80% फंड सिर्फ विज्ञापनों और मीडिया अभियानों पर खर्च हो गया और शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे पर मात्र 5%। ये कैसे जस्टिफाई हो सकता है? ये इस बात का सबूत है कि सिस्टम असली बदलाव से ज्यादा सिर्फ दिखावे पर फोकस करता है। जब तक आप जमीनी स्तर पर स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं बनाएंगे, उन्हें सुरक्षित माहौल नहीं देंगे, तो सिर्फ विज्ञापन देने से लड़कियां स्कूल कैसे पहुंचेंगी? सही बात है। और इसी सुरक्षा की कमी का नतीजा है बाल विवाह। यूनिसेफ के सोर्स बताते हैं कि भारत आज भी बाल विवाह का केंद्र है जहां 223 मिलियन लड़कियां प्रभावित हैं। बिल्कुल। इसी को रोकने के लिए जया जेटली टास्क फोर्स में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा है, जो अभी विचाराधीन है। प्रस्ताव तो है, लेकिन इस पर भी काफी बहस है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि बाल विवाह का मूल कारण उम्र नहीं बल्कि गरीबी है। मतलब सिर्फ कानून बदल देने से जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी। एग्जैक्टली। आलोचकों का तर्क है कि जब तक लड़कियों को शिक्षा और आर्थिक मौके नहीं मिलेंगे तब तक उम्र 21 कर देने से सिर्फ वो गरीब परिवार अपराधी बनेंगे जो मजबूरी में शादी कर रहे हैं। ये असल समस्या का समाधान नहीं है। पॉइंट है। और अगर शादी हो भी जाती है तो उसके बाद की जो स्थिति है वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। NFHS 5 का डेटा कहता है कि लगभग 33% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। हाँ, और कर्नाटक जैसे राज्य में तो ये आंकड़ा 48% तक है। बाप रे। और हमारे पास घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, IPC की धारा 498A है। इतने कानून होने के बावजूद मामले दर्ज क्यों नहीं होते? क्योंकि कानून तो मौजूद है, लेकिन जब तक समाज का मूल नजरिया नहीं बदलता ना, जो महिलाओं को सिर्फ एक आर्थिक बोझ समझता है, तब तक इन कानूनों का या तो बहुत खराब तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा या फिर कुछ केसेस में दुरुपयोग होगा। हाँ, क्योंकि महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, तो वो हिंसा सहने को मजबूर हो जाती हैं। बिल्कुल। जब तक पैतृक संपत्ति में हिस्सा और आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी, तब तक वो उस घर से निकल ही नहीं पाएंगी जहां उनके साथ हिंसा हो रही है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, महिलाओं का सशक्तिकरण कोई एक तरफा रास्ता नहीं है,
या कोई एक स्विच नहीं है जिसे ऑन कर दिया जाए। सही कहा। ये वैदिक काल के उस सम्मान को वापस लाने, आधुनिक शिक्षा की जो लीकिंग पाइपलाइन है उसे ठीक करने और स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए ठोस सामाजिक बदलाव करने का एक मिला-जुला प्रयास है। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो पैटर्न्स हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम करते हैं। असली समानता सिर्फ कानूनों में नहीं बल्कि घर की जिम्मेदारियों को बांटने और फैसले लेने की आजादी में है। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में मैं एक बहुत ही गहरा और प्रोवोकेटिव थॉट छोड़कर जाना चाहता हूँ। क्या है वो थॉट? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर ये एआई हमारे इसी ऐतिहासिक डेटा और मौजूदा सामाजिक पूर्वाग्रहों से सीख रहा है, तो क्या वो अनजाने में उत्तर वैदिक काल के उसी स्त्री धर्म को एक नए डिजिटल अवतार में कोड नहीं कर देगा? बाप रे, ये सच में बहुत गहरा सवाल है ना? भविष्य को अतीत के ये बग्स विरासत में ना मिलें, इसके लिए हमें आज अपनी सोच के किस सोर्स कोड को बदलने की जरूरत है, ये हम सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल, हमें अपना बेस सोर्स कोड सुधारना ही होगा। तो बस इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।